अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। 16 दिसंबर की काली रात को दिल्ली के सड़कों पर जो हैवानियत हुई, उसकी गूंज, उसका दर्द अभी भी लोगों के दिलों में बाकी है। खासतौर पर देश की नौजवान पीढ़ी इस सवाल को लेकर सामने आई है। आपकी अदालत में आज हम एक ऐसी शख्सियत को पेश करेंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की जनता को सुरक्षा देना, देश की जनता के मन में यह विश्वास पैदा करना कि वाकई में सरकार ऐसा कुछ करेगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। प्लीज वेलकम भारत सरकार के होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे। इससे पहले कि हम आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज सुधीर तैलंग की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्ज़ामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, सुशील जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी विषम परिस्थिति में आपने स्वीकार किया। बहुत जनता के सवाल हैं, उनका जवाब देने के आपने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। हम एक नज़र डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, उस पृष्ठभूमि पर जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को हमने आमंत्रित किया आपकी अदालत में। महाराष्ट्र में पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले सुशील कुमार शिंदे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में होम मिनिस्टर हैं। अपनी शालीनता के लिए प्रसिद्ध सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के पहले दलित मुख्यमंत्री रहे। सुशील कुमार शिंदे ने शरद पवार से प्रभावित होकर पुलिस की नौकरी छोड़ी और राजनीति में आए। सुशील कुमार शिंदे 5 बार विधानसभा के लिए चुने गए, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने और फिर से सक्रिय राजनीति में आकर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बने। पिछले दिनों राजधानी में हुए बर्बर बलात्कार के बाद सुशील कुमार शिंदे खबरों में हैं। दिल्ली पुलिस जिसने नौजवानों पर लाठी और टीयर गैस बरसाई, सुशील कुमार शिंदे के अधीन आती है। आज आपकी अदालत में हम सुशील कुमार शिंदे से मुल्क की कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े हर सवाल का जवाब मांगेंगे। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारत सरकार के होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे पर। आपकी अदालत में होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे पर आरोप है कि इनके शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सुशील जी, आप मानते हैं कि आपके राज में हमारी माताएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस देश में सुरक्षित नहीं हैं और ये पूरे देश के लिए बहुत शर्म की बात है? देखिए, जो 16 तारीख को जो इंसिडेंस हो गया उससे मैं भी दुखित हूँ कि जिस तरह का ये एक इंसिडेंस हो गया, ये शर्मनाक है हमारे देश के लिए भी। ये केवल एक ही नहीं, मेरे पास फिगर्स है और मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कि जिस तरह के अत्याचार होते हैं, लेकिन एक दिल्ली में अत्याचार हो गया और पूरे देश की आंखें खुल गई। बहुत सारे सवाल इसमें सुशील जी सामने आए हैं। उस लड़की का जो मित्र था, जो अब उसने मीडिया से बात की, टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए, उसमें उसने कहा कि 3 पीसीआर थी और वो पीसीआर वैन वाले आपस में इस बात के लिए बहस कर रहे थे कि कौन लेके जाएगा और उस वजह से काफ़ी देर हुई। मुझे पूरा पता था कि ये सवाल पूछा जाएगा, ये इसलिए हमने मेहरा कमीशन रखा है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में खाली पढ़ के बताऊंगा तो क्लैरिटी, ये हमारे कल के नौजवान हैं हमारे देश के, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में टू इंक्वायर इनटू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द शॉकिंग incidents of rape and the brutal assault of young women in Delhi on 16th December 2012, to identify the lapses, if any, on the part of the police or any other authority or person that contributed to the occurrence and fix responsibility for the lapses and negligence on the part of the police or any other authority
और पर्सन, ये इसमें जो भी उसके दोस्त ने बोला है इस पर ये कमेटी इंक्वायरी। देखिए, एक बड़ा सवाल उसने बोला कि वो दोनों सड़क पर पड़े रहे, कपड़े नहीं थे, खून बह रहा था, लेकिन कोई राहगीर भी उनको मदद करने नहीं आया। स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, कार से लोग रुकते थे, पूछते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। हम सबको इस पर आत्मचिंतन करना है। रास्ते पे कहीं पड़े रहते हैं, गरीब लोग होते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स निग्लेक्टेड होते हैं। लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि अगर मैंने यहाँ रुक के मदद की तो पुलिस मुझे ही चक्कर लगवाएगी, मैं ही अदालत के चक्कर काटता रहूँगा। मेरा भी वो अनुभव है, इसलिए मैं इस पर मेरे डिपार्टमेंट को बताया हूँ। CCTV हमने चालू की है, क्राइम ट्रैकिंग रिकॉर्ड। पहला तो कंप्लेंट उसी टेलीफोन पर किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इससे किया जाएगा पुलिस स्टेशन पर, और उस पर पुलिस इमीडिएटली एक्शन लेगी। ये भी शुरू कर दिया है। सुशील जी, पुलिस का माइंडसेट देखिए, अगर वहाँ से पुलिस ने उसको उठाया भी, तो उस लड़के का अगर बयान देखें तो पुलिस वाले उनको उठा करके वैन में रखने को तैयार नहीं थे। जब वैन में रखा भी तो उसके बाद उनको सरकारी हॉस्पिटल में ही ले जाना है। आसपास हॉस्पिटल है, अगर शायद जल्दी इलाज होता तो उसकी जान बच जाती। ये ज़रूर जान बच जाती, इमीडिएटली उसको मिल जाता। कोई भी पुलिस हो या उसी के लिए तो ये इंक्वायरी कर रहे हैं हम, और मैं खुद इंस्ट्रक्शन दे दिया हूँ कि इस तरह की घटनाएं बहुत होती है तो इमीडिएटली कोई भी पुलिस स्टेशन की एरिया देखनी नहीं चाहिए। जिसके भी एरिया में होगी उसने उसका इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इन्फॉर्म करना चाहिए। एक्शन आपने सजेस्ट किया कि बसों में टिंटेड ग्लास नहीं होने चाहिए, पर्दे नहीं होने चाहिए। वही उसी मोमेंट पे हमने निर्णय ले लिया। हाँ, उसी लेकिन मोमेंट पे। सुशील जी, हम सिर्फ बसों को ठीक कर देंगे, ये तो नहीं है कि बलात्कार अब अगली बार भी बस में ही होगा। नहीं, क्यों हमने ले लिया ये भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे रिपोर्ट में ये आ गया है कि जिस बस में वो ट्रैवल कर रहे थे वो बस के ग्लासें टिंटेड थी। दूसरी बात, उस पर टिंटेड होते हुए भी कर्टन्स थे, तो ये तो बात ठीक नहीं है। तो अंदर क्या चला है किसको भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पहला निर्णय हमने ले लिया कि टिंटेड ग्लासेस, कर्टन नहीं होने चाहिए, और रात में दिल्ली सिटी में और आसपास ग्रेटर दिल्ली में लाइट जलानी होगी। केवल इतनी नहीं, और एक दूसरा हमारे ख्याल में आ गया कि ये ड्राइवर्स लोगों के पास जिसकी गाड़ी किसी की थर्ड पार्टी की होती है और मालिक कहीं दूसरे जगह रहता है, ये ड्राइवर के हाथ में ये गाड़ियाँ देते हैं। वो भी हमने निर्णय वो दिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को ही मैंने मैं बोला। यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ सुशील जी कि ये जो चीज़ें हैं, ये तो एक इस केस से रिलेटेड है, दूसरा केस ऐसा ही होगा, बस में ही होगा, ये तो ज़रूरी नहीं है। जो अपराधी हैं, जो इस तरह के क्रूर और बर्बर हैवानियत करने वाले लोग हैं, वो तो कहीं भी किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोच बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हम इन छोटी छोटी बातों के बजाय कैसे महिलाएं सुरक्षित रहें इस पर विचार करें। नहीं, हम तो करते ही है, हम सूचना भी मंगवा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पुलिस शुड बिकम ए फ्रेंड ऑफ पब्लिक, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो इसके लिए हमारे को उसको भी कई और ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मुझे मालूम है पुलिस में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत हमारी फोर्स एक उस पर टीका टिप्पणी काफ़ी बहुत होती है, और क्यों होती है ये भी हमें सोचना है। वो सोचकर हम भी सिर्फ प्रयास इसलिए कर रहे हैं। है सुशील जी कि पब्लिक का भरोसा कम हो गया, पुलिस पर कम हो गया, सरकार पर कम हो गया, मिनिस्ट्री पर कम हो गया। मैं आप 4 महीने पहले मंत्री बने हैं, होम मिनिस्टर, लेकिन आपकी सरकार ने, मुझे ध्यान है, जुलाई 2012 में गुवाहाटी में एक सरेआम घटना हुई थी जहां एक लड़की के साथ मॉलेस्टेशन हुआ था। उस समय ये कहा कि हम मॉलेस्टेशन के खिलाफ एक कानून बनाएंगे, कड़ा कदम उठाएंगे। कुछ नहीं हुआ। नहीं, उसके बारे में तो हम कानून कर रहे हैं। अभी जो जस्टिस वर्मा कमेटी हमने अपॉइंट की है, भारत के चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में हमने कमेटी लिखी है कि ये एनहांसमेंट ऑफ द पनिशमेंट फॉर द रेप, ये उनका मेन क्लॉज देके, लेकिन उसके साथ ये भी बाकी देखना पड़ेगा हमारे को। ये कानून में और सुधारना करनी होगी, और जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी हम दे सकेंगे हमारे बहनों को, वो हमें करना पड़ेगा। उसके लिए हम ज़रूर प्रयास करेंगे। कमेटियां तो बहुत बार बनती हैं, ये बहुत काबिल लोग हैं इस कमेटी में, वो रिपोर्ट भी दे देंगे। मैंने प्रशांत भूषण का एक स्टेटमेंट देखा, धर्मवीर कमेटी बनी थी पुलिस में रिफॉर्म्स के लिए,
20 साल पहले उन्होंने रिपोर्ट दी थी, आज तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। नहीं, ये पुलिस रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ये जो रिफॉर्म्स जो पुलिस स्टेशन में जब हमने अभी जो एक निर्णय ले लिया है, वो पुलिस रिफॉर्म में का ही है कि पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर होनी चाहिए महिला पुलिस, और वो रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ हाजिर रहना चाहिए। पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस कमिश्नर के रूम में भी एक महिला पुलिस कमिश्नर रहनी चाहिए कि जो भी वो देख सके। इसके लिए अभी हमने हर पुलिस स्टेशन में 2 सब इंस्पेक्टर और 10 महिला का ऑर्डर मैंने अभी मेरे ख्याल से 2506 पोस्ट क्रिएट किए हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया है, और ये हो जाएगा, मैं प्रॉमिस आपको देता हूँ। ये पुलिस रिफॉर्म का ही काम है। मैं तो आपको सिर्फ ये गिनवा रहा हूं सुशील जी आज की क्या वजह है कि जनता के मन में भरोसा नहीं है कि कुछ होगा, क्यों इतना गुस्सा लोगों के मन में है। हमने रिपोर्ट देखी, राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने 4 ऐसे लोगों की फांसी की सजा माफ कर दी जो बलात्कार में शामिल थे। देखिए, ये एक प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस में जब भारतीय हमारे संविधान ने जो अधिकार दिया है राष्ट्रपति जी को, उनका वो अधिकार रहता है। उन्होंने तो कह दिया कि मुझे होम मिनिस्ट्री से रिकमेंडेशन मिली थी। अभी वो केसेस का मुझे पता नहीं है कि मैंने तो नहीं की थी। मैंने जो किया था आपको सबको, इस देश को या दुनिया को मालूम है, जिसका अप्रिसिएशन वॉशिंगटन पोस्ट ने भी किया है, सब आपको मालूम है। एक केस मेरे वक्त आ गई थी। कसाब को फांसी देने का काम आपने किया, वो जो मैंने किया कई देश के लोगों को मालूम नहीं। लेकिन क्या आप देश की जनता को ये आश्वासन दे सकते हैं कि अब कभी जब बलात्कार का ऐसा केस होगा, अब कभी जब मर्डर का ऐसा केस होगा, जब उसमें फांसी आएगी, तो कम से कम आपके रहते होम मिनिस्ट्री उस पर कठोर से कठोर कदम उठाएगी? नहीं, मैं चाहता हूं कि कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, और इसमें कोई दया माया नहीं बताना चाहिए। बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी? मैं देखिए, फांसी की सजा होना बोल के कहना तो मेरा और जनता का काम है, लेकिन जज साहब का काम है कि उसको किस तरह फांसी देना है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में देना है, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। देखिए, शीला दीक्षित कह रही हैं, सुषमा स्वराज कह रही हैं, मीरा कुमार कह रही हैं, जितनी बड़ी बड़ी नेत्रियां हैं, सब लोगों ने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं होता, बलात्कार का जब केस हो तो उसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं, मैंने तो इसी के लिए कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो केस होती है उसमें देनी चाहिए, उसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन आखिर मैं जनता के ओपिनियन पर रहता हूँ कि मुझे तो वही करना पड़ता है जो आता है वो। तो अभी इसलिए जो कमेटी रिकमेंड करेगी, और मैंने खुद ऑल पार्टीज को लिखी है चिट्ठी कि जो भी तुम्हारा कहना है, आपका कहना है कि फांसी चाहिए नहीं चाहिए, इम्प्रिजनमेंट चाहिए, वो सब वर्मा कमेटी को आप लिखित दीजिए। आज ठीक है, क्विकली, हाँ, ये जो सजा पर आपका आश्वासन है उस पर ये सर, जो भी आपने आश्वासन दिया कि जो जनता चाहती है वो आरोपियों को सजा मिलेगी, जनता, सारी जनता यहाँ आरोपियों को फांसी चाहती है, क्या आपका जो लॉ होम मिनिस्टर है, आपका सरकार है, उनको फांसी देगी? देखिए, आप जो कह रही है, नहीं, आप जो कह रही है, नहीं, आप जो कह रही है, मैं तो आपके साथ हूँ। ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसमें होनी चाहिए, ऐसा मेरा भी ओपिनियन है। आखिर को न्यायालय के पास वो रहता है, न्यायालय जो भी लीगली होता है वो करता है। हम हमारा काम कर देंगे कि उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर में देना कम से कम ये तो आप बता सकते हैं कि अगर न्यायालय ने उनको फांसी की सजा दी तो होम मिनिस्ट्री राष्ट्रपति को रिकमेंड नहीं कर देगी कि इनकी सजा माफ करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट बदल दी जाए? जब तक मैं उस जगह पर हूँ तब तक मैं ये राष्ट्रपति को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। कैपिटल पनिशमेंट जो प्रावधान होगा वो होगा कि रेयर ऑफ रेयर केसेस। आप किस चीज को रेयर बता रहे हैं, रेप को या इस इंसिडेंट को? क्योंकि रेप तो एक ही चीज है, उसमें तो कुछ रेयर और हो ही नहीं सकता। सब रेप रेयर, सब जो रेप जो है
वो रेयरेस्ट रेयर नहीं होते हैं, ये रेयरेस्ट रेयर है। रेप जो है वो तो एक ही चीज है, नहीं, उसमें केवल तो कुछ रेप अलग हो ही नहीं, नहीं सकता ना। रेप की बात अलग है। रेयरेस्ट रेयर जिस तरह से घृणास्पद ये कृत्य किया है, ये रेयरेस्ट रेयर। वही चीज ना, इसमें उनके अब ऊपर सुशील जी वो जो बात कह रही हैं और बहुत सारे लोगों ने ये राय व्यक्त की है, उन्होंने कहा कि अगर बलात्कार किसी के साथ होता है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही होता है, उसमें कोई दूसरी कैटेगरी होती नहीं। रेप अभी कई बार बहुत फैमिली में भी होता है, किस चीज़ पर, किस छोटे बच्चे पर भी रेप होता है, और जब उसमें हत्या होती है तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा समझा जाता है। और वो जो लीगल का जो मीनिंग है सब, वो लीगल मीनिंग पे उसको सजा मिलती है। आपकी अदालत में होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे पर इल्जाम है कि इनकी पुलिस में इंसानियत नहीं है। सुशील जी, ये सवाल है जिसने सबसे ज़्यादा इस देश के जो नौजवान लोग हैं जो इस पूरे केस से एजिटेटेड थे उनको परेशान किया है। आपने कहा कि आप 3 बेटियों के पिता हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वो भी 3 बेटियों के पिता हैं। जिस देश में 3 बेटियों के पिता होम मिनिस्टर हों, 3 बेटियों के पिता प्रधानमंत्री हों, उसमें इंडिया गेट और जनता मंच पर लड़कियों के बाल खींच के उन्हें घसीटा जाए, पुलिस उनको डंडे मारे, ये कैसे स्वीकार हो सकता है? देखिए, वो भी इंसिडेंट्स के बारे में इंक्वायरी चल रही है, और हम समझते हैं कि एक विशिष्ट लेवल तक आंदोलन करना, शांति से करना, यह अधिकार है। मैं पहले भी बोला था, हमारा राष्ट्रपति भवन एक राष्ट्र का सिंबल है। यदि वो भीड़ वहीं भाग जाती, आपने भी देखा है कि वो बैरिकेड किस तरह तोड़ रहे थे, वही भीड़ भाग जाती तो हमें किसी को, फिर आप भी कहते थे कि सरकार किस तरह की है जो लोग रोक नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ हो गया होगा, मुझे पता नहीं है वहाँ एग्जैक्टली, लेकिन मैं उनकी संवेदना जानता हूँ। जो शांति के आंदोलन के लिए आए हैं उनकी संवेदना मैं जानता हूँ। यदि शांति से बैठे हुए लड़कों पर या लड़कियों पर कोई इस तरह का अत्याचार हुआ होगा, मैं उनके ऊपर एक्शन लूँगा। सुशील जी, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर देखिए, इसमें क्या कोई आपको असामाजिक तत्व लिखता है? ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, लड़के हैं जो हाथ जोड़कर पुलिस से कह रहे हैं कि हमें कुछ मत कहो। आपको मैं कितनी तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए किस तरह से पुलिस इस लड़के को बर्बरता से मार रही है। ये तस्वीर देखिए, ये एक और आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये छोटी छोटी बच्चियां हाथ जोड़ के पुलिस वाले से कह रही हैं कि हमें मत मारो, और आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी होगी। इसमें इंक्वायरी की जरूरत है? नहीं, देखिए, इमीडिएटली तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये चित्र देख के तो उसमें पूरी इंक्वायरी करनी होगी, जिस तरह क्या हो गया, किस तरह के वहाँ इंसिडेंट्स हो गया, ये बिना कुछ करते हुए भी ठीक नहीं होता है। देखिए, आप देखिए, आप जनता की अदालत में हैं। मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने इस विषम स्थिति में जनता के सवालों का जवाब देना स्वीकार किया। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। उस वीडियो से आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से पुलिस ने बर्बरता से लड़कियों पर लाठियां मारी, माताओं पर लाठियां मारी, नौजवान लड़कों पर। और ये इनमें से ऐसे कोई लोग नहीं थे जो अपने लिए कुछ मांग रहे थे। वो कोई अपने लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहे थे, अपने लिए कोई नौकरी नहीं मांग रहे थे, अपने लिए कोई पैसा नहीं मांग रहे थे। एक लड़की के साथ जो बर्बर कांड हुआ, उसके लिए उनके मन में तकलीफ थी। उन पर इस तरह से लाठियां चलाना, ये आप जरा देखिए।
मैं तो कहूँगा सुशील जी, आपके 3 बेटियां नहीं हैं, ये 3000 बेटियां हैं जिनकी पिटाई हुई है। मैं ज़रूर इसका, मुझे संवेदना मेरी उनके साथ है। मैं जो घटनाएं होगी, जो दिख पड़ा है यहाँ, इससे मालूम होता है। लेकिन देखिए, मैं भी एक वकालत करने वाला वकालत था, पुलिस ऑफिसर था। जो क्लिपिंग्स यहाँ बताई है वो केवल उस इंसिडेंट्स की बताई है, और जो जिस बैरिकेड तोड़ रहे थे उसकी नहीं बताई आपने। ये भी गलत बात है। न्यायाधीश के सामने वो भी क्लिपिंग आनी चाहिए जब ये सब तोड़ के राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे थे। मैं क्षमा चाहूँगा कि इस तरह से जब समाज में ये चित्र बताते हैं तो उसी से ही समाज में एक आक्रोश पैदा होता है। और ये आपको सुशील जी, ये क्यों दिखाई है? आपको सही बताना है तो सभी बताना चाहिए। जी जरूर, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा के और वीडियो दिखा के ये बताना चाहता हूं कि जिन पर मैं उनके संवेदना के साथ हूं, जिन पर मैं उनके संवेदना के साथ हूं, लेकिन थोड़े ही उसी क्लिपिंग को बताना, उसी चित्र बताना, ये ठीक नहीं। अगर जो लोग बैरिकेड तोड़ रहे हैं, जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, उन पर पुलिस लाठी मारी तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो वो इसी के लिए लेकिन मैंने सिर्फ आपको उनकी तस्वीर दिखाई है जो शांतिपूर्वक बैठे हैं। उसे नहीं, तो वो तो आपने कट करके बताया है। देखिए वो इस तरह नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, कट करके नहीं बताया। देखिए, मैं आपको पूरा बताना चाहूंगा कि जिस तरह का ये है, कि हमें सब बताना चाहिए जनता के सामने, क्योंकि एक पार्ट आ जाएगा तो वो भी चलिए, एक पार्ट मैंने बताया, मान्य किया है, दूसरा पार्ट हमारी गलती हो गई है तो हम उसका स्वीकार करते हैं। बट जिस पर सब पूरा समाज का ही नहीं, केवल पुलिस से लेके न्यायाधीश तक उसका एग्जामिनेशन हो जाए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं उसमें। जो दोषी है उनको सजा हो जाए। देखिए, जब कोई न्यायालय मांगेगा तो ये वीडियो हम देंगे और दूसरा वीडियो आप दे दीजिए, कोर्ट को फैसला कर दीजिए। मैं तो देखिए, उसके लिए मेरे को भी ऐसा स्टूडियो का निर्माण करना पड़ेगा। मैं सुशील जी सिर्फ मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के लिए एक इतना अच्छा स्टूडियो इन्होंने बढ़ा है। मैं बम्बई में इनको देखा हूं, जिस तरह से उन्होंने अपना लाइफ बनाया है, मुझे इन पर गर्व है। वो पूछे मुझे और ज़्यादा प्रश्न पूछे, लेकिन एक स्ट्रगल करके आदमी यहाँ तक आता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सुशील जी, नहीं सही, हाँ, देखो, आप मेरे देश के भविष्य हो, सब जवान, तो आपको मालूम होना चाहिए। ये जो भविष्य के लोग हैं, इनसे हम सवाल पूछें, इनको मौका दें पूछने का। हाँ, रजत शर्मा ने अभी आपसे कुछ देर पहले आपको जो रिकॉर्ड्स दिखाएं, जिसमें बच्चों को लाठियां मारी गई और उनकी इस तरह से बर्बरता से उन्हें पीटा गया, उससे पहले आपने ये बात कही कि आपके पास रिपोर्ट आई कि बैरिकेडिंग तोड़ी गई। तो क्या आपके पास ये रिपोर्ट नहीं आई कि उनको लाठी से इतना पीटा गया, इतना मारा गया? क्या आपको अधूरी रिपोर्ट मिली? नहीं, वो भी रिपोर्ट मेरे पास आ गई, लाठी चार्ज। जब आपके पास रिपोर्ट आ गई तब भी आपने इस बात को रोका क्यों नहीं? नहीं, वो रिपोर्ट मारने के बाद आती है, उस वक्त नहीं आती है। जब हम किसी जस्टिस के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और डे 1 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सब स्टूडेंट्स थे, मैं भी क्या था, मैंने भी लाठियाँ खाई हैं, तब क्यों हम पे लाठियाँ बरसाई जाती हैं? जब पॉलिटिकल रैलीज होती हैं तब आप लाठी नहीं बरसाते? नहीं, उस वक्त अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो बैरिकेड तोड़ रहे थे, उसी के लिए वहाँ वाटर कैनन का यूज़ किया गया, टीयर गैस का यूज़ किया गया, तभी वहाँ से कहाँ भीड़ गई थी नॉर्थ ब्लॉक के अंदर। आपने देखा होगा, वो तो वीडियो नहीं बताया आपने, नॉर्थ ब्लॉक पे वहाँ सब बच्चे चढ़े हुए थे। Mr. Shinde, with all due respect, I was there at the demonstration at India Gate. You were not there. I know what happened there. You do not know what happened. Your information is third hand, what people have told you. One. Second, I don't have a question for you because I have my answers. I have a statement to make, which is, why is there not a commission or a committee, as you call it, in India that will set deadlines? जो आप लोग कह रहे हो कि हमने 2000 औरतें मंगवा दी हैं पुलिस वुमन बनने के लिए, या इनकी डेडलाइंस क्यों नहीं सेट की जाती? टीवी पे पब्लिसाइज क्यों नहीं किया जाता कि 30th दिसंबर को इस लॉ को फाइनलाइज किया जाएगा? This has to be done. Otherwise, committees don't make a difference.
इसके लिए हमने जस्टिस वर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट है एनहांसमेंट ऑफ द पनिशमेंट, उसके लिए 30 दिन का टाइम दिया है। वो टाइम लिमिट में हमने मांगा है और आने वाला जो सेशन है हमारा फरवरी में, उसमें वो कानून लाएगी। इसके लिए वो 30 दिन का टाइम दिया है, टाइम लिमिट दिया है। देखिए हम जिस सिंसियरिटी से हम कर रहे हैं उस पर भी आप शक मत करिए। शक इसलिए हुआ सुशील जी कि ये जो नौजवान जंतर मंतर पे इंडिया गेट पर बैठे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अब किसी ने जाकर उनसे बात भी नहीं की। देश के होम मिनिस्टर अपने घर में बैठे रहे। अब एक बार जाके उनसे पूछते तो सही कि बच्चों तुम्हारी तकलीफ क्या है? बच्चे सुबह से शाम तक मेरे पास आ रहे थे। कोई सरकार, कोई भी आंदोलन उस रास्ते में होते हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए। और जहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं सुनिए, मैं वो बताता हूँ। और जहाँ ये सब लोग मेरे घर पे आते थे, ऑफिस पे आते थे और मैं फ्रीली मिलता था, मुझे कोई डर नहीं था। वो आते थे, आप भी एक बार जाते। देखिए वहाँ जाके ये प्रश्न छूटता नहीं, ख्याल रखिए। वो जहाँ रिप्रेजेंटेटिव उनके आते थे, उनके साथ बात करना, क्या वो चाहते हैं, उससे तो ये बना सब शिंदे साहब, कानून। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, तो मैं वोट लेने के लिए सब जाते हैं उनके पास। नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ये कैसे बात? मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप लोग बड़े माहिर होते हैं मिस इंटरप्रिटेशन करने में, क्योंकि मैंने बोला था, एक टीवी पर इंटरव्यू चला था, मैंने बोला कि आज यहाँ ये हमारे बच्चे उनको एक जोश है, उस वक्त घटना का उनके मन में, दिल में राग है, उसमें गुस्सा है। कल दूसरे कोई आंदोलन में हमारे कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के लोग आएंगे, वो भी बोलेंगे आ जाओ। कल कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आएंगे, वो बोले आ जाओ। कल बीजेपी के लोग आ जाएंगे, आ जाओ बोलेंगे। और मैंने बोला था कल माओइस्ट भी आ जाएंगे, आ जाओ बोलेंगे, तो नहीं जाना चाहिए। ये ऐसा मैंने बोला तो एक हमारे साथी ने, आपके साथी ने, हमारे साथी ने बोला कि कनेक्ट किया कि ये मैं इन लोगों को माओइस्ट कर रहा हूँ बोल के। इसमें मैं ये हमारे बच्चों को मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको कि इस तरह का गुमराह करना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं। नहीं सुशील जी, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि बीजेपी वालों से भी मिलने जाना चाहिए, माओवादी से भी मिलने जाना चाहिए। बातचीत से रास्ते निकलते हैं, बात करने में क्या तकलीफ है? नहीं, बात तो करता था ना, मैं सबसे बात करता था। आप देखिए, उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जब वो कश्मीर में एजिटेशन चल रहा था, आज उनका इस बात का एहसास है कि उन्होंने वहां पत्थर फेंकने वाले नौजवानों से सड़क पर जाकर बात नहीं की। अगर बात करते तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। और यही मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वो जो नौजवान जंतर मंतर पे थे, इंडिया गेट पे थे, अगर सुशील कुमार शिंदे चले जाते और कहते कि जैसे मेरी 3 बेटियां हैं, तुम भी मेरी बेटियां हो, आओ बात करो, तो शायद ये मामला सुलझ जाता। देखिए मैं एक देश का होम मिनिस्टर हूं और मेरे पास कुछ रिपोर्ट भी आते हैं, और वहां कौन कौन लोग थे ये भी रिपोर्ट आती होगी। तो मैं असली बच्चों के साथ बात करूं क्या उनसे बात करूं पॉलिटिशियंस के साथ? असली बच्चों पर, जिन पर अन्याय हुआ है, ऐसा लगता है जरूर मैं उनसे बात करने के लिए वहां जा सकता था। लेकिन जहां आंदोलन दुनिया के लोग आ रहे हैं, वहां किसी भी सरकार को जाना ठीक नहीं है। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में जब लेने की बात होती है, सरकार का काम करे, आंदोलक शांततापूर्वक आंदोलन करने वाले शांततापूर्वक करें, उसमें कोई दो राय नहीं होती। सुशील जी, ये क्या वजह थी कि वहां लोग पहुंच ही ना सके? मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, इंडिया गेट को सील कर दिया। वो अभी नीचे के लोगों ने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ले लिया मुझे पता नहीं। मैंने तो ये सुना है कि ये आपके आदेश थे, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आने वाले थे, तो पुतिन को ये डेमोन्स्ट्रेशन ना दिख जाए। जरूर रशिया के राष्ट्रपति आने वाले थे, इसलिए मैं विजय चौक में वहां आंदोलक नहीं रहना चाहिए, ये जरूर मैंने किया था। जो मैंने कहा है जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, क्योंकि मेरे देश का ये प्रतीक हमारा प्रतीक है। वो भी तो देखते इस देश में कैसा लोकतंत्र है। नहीं, ऐसा नहीं। ये कोई सुशील जी चाइना थोड़ी है जिसमें आप ऐसा नहीं। ये आज बोलने के लिए ठीक है, लेकिन कोई देश का बड़ा नेता आता है तो उसके सामने इस तरह का प्रदर्शन दुनिया में कहीं नहीं होता है। ख्याल में रखिए, दुनिया में कहीं नहीं होता है। देश की इज्जत, देश की शालीनता रखना
हमारा कर्तव्य है, इन सब का कर्तव्य है और हम रखेंगे। सुशील जी, मैं यही कह रहा हूँ, जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो तो हिंदुस्तान में होता है। नहीं, ये देखिए, इस तरह की शिक्षा भी देना हमारे युवकों को, ये भी मुझे खराब लगता है। हमारा गलती होती है, युवक, हम भी एक जमाने में युवक थे। देखिए, मैं आपको उस तरह की बातें दिल्ली की नहीं मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आपकी अदालत में आई थी। उन्होंने कहा कि मैं वहां जाना चाहती थी उन बच्चों से मिलने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से मुझे रोक दिया गया। अभी मुझे मालूम नहीं है। नहीं, कई चीजें देखिए आपको मैं बताता हूं, मैं मंत्रालय में बैठा हूं, कई चीजें ऐसी होती है जहां इमीडिएटली कौन जाने के लिए लगता है तो मेरी इंफॉर्मेशन लेके जाए तो मैं बोलूंगा जाओ या नहीं, मुझे पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बोलूं। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर ये बच्चे इंडिया गेट पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे तो मैंने तो सरकार से ये कहा था, होम मिनिस्ट्री से ये कहा था, पुलिस से कहा था कि इनको वहां पर प्रदर्शन करने दो, उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमने रोका नहीं, प्रदर्शन तो करने आज भी नहीं रोका है। आज भी जंतर मंतर पे हमने नहीं रोका है। नहीं, पूरे मेट्रो स्टेशन बंद कर देखिए, यहाँ जो लोग बैठे हैं वही शिकायत कर रहे हैं। नहीं, आज भी हमने। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ठीक है। मैं 3rd डे प्रोटेस्ट में था, वहाँ पर पूरा दिन था मैं वहाँ पे। बाद में ये रिजल्ट्स आते हैं सर कि प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ये बोलते हैं कि लड़कियों को और कोई काम नहीं है, दिन में वो जाती हैं प्रोटेस्ट करने और शाम को वो डिस्क जाके पार्टी करती हैं। सर ये क्या सोच के बोला उन्होंने? ये सवाल सबसे पूछा था, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। माफ़ी मांगने के बाद बोलने के बाद माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? माफ़ी मांग ली है उन्होंने, उस पर भाष्य नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे कि हमारी जो पुलिस है उसकी ट्रेनिंग ऐसी हो, उसके दिल में थोड़ी बहुत इंसानियत भी आ जाए। चेंज करना होगा हमें, सोसाइटी को चेंज, पुलिस को चेंज करना होगा, चेंज करना होगा। आपकी अदालत में होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे पर आरोप है कि इन्होंने सच पर पर्दा डालने की कोशिश की। सुशील जी, सरकार के बारे में नौजवानों का ये कहना है, इस पूरे केस से रिलेटेड जो बातें थी उन पर किसी तरह से लीपापोती करके बस इस बात की कोशिश थी किसी तरह से ये डेमोन्स्ट्रेशन बंद हो जाए, किसी तरह से ये लोग अपने घर चले जाएं और शांति हो जाए। शांति से डेमोन्स्ट्रेशन करना यह हमारा अधिकार है और करना चाहिए। तो आपको ये लगता था कि ये शांति से डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएंगे, लोग घर चले जाएंगे और इस केस को भी हमेशा की तरह लोग भूल जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता था ऐसा कि ये केस अलग थी, कि ये केस के बारे में बहुत सेंसिटिव, सरकार सहित जनता भी सेंसिटिव इस केस में हो गई थी। अगर सोशल मीडिया देखेंगे, वेबसाइट्स देखेंगे, फेसबुक देखेंगे तो लोगों के मन में सवाल है, जैसे उस लड़की को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, ये सरकार का फैसला था, डॉक्टर्स का फैसला नहीं था। नहीं, ये ठीक नहीं है। देखिए, जब वो क्रिटिकल उसकी स्थिति थी तभी हमने डॉक्टर लोगों की सलाह ले ली क्या करना चाहिए, तो मैं भी उसमें शामिल था। मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो हमारे सफदरजंग हॉस्पिटल और एम्स के लोग देख रहे थे, तो उन्होंने डॉक्टर त्रेहान का भी सलाह ले लिया था उन्होंने। तो ये सब लोगों की मीटिंग हमने बुलाई, तो मीटिंग में ये तय हो रहा था कि चाहे अमेरिका भेजे, चाहे लंदन भेजे या सिंगापुर भेज दे। तो ये सब चर्चा हो रही थी। हम यहाँ जितना भी हो सकता है वो करेंगे, हम बोले थे। और हमने ये भी बोला था कि बाहर से हम डॉक्टर को यहाँ बुला ले, वो भी करते हैं। तो उससे बेहतर है बोले कि सिंगापुर नज़दीक है और वहाँ हम भेज देते हैं, और वहाँ थोड़ा ठीक होने के बाद हम लंदन या अमेरिका भेज देंगे। इस तरह का एडवाइस आ गया था, तो हमने उसका स्वीकार किया। ये कोई हमारा एडवाइस नहीं था, हमारे को क्या फ़र्क होता था। अच्छा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ये मेडिकल एडवाइस था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो ये हश-हश तरीके से क्यों किया? मैंने अखबार में रिपोर्ट पढ़ी कि जो डॉक्टर्स थे और जो अटेंडेंट थे वो बुर्का पहन के गए, 3-3 एम्बुलेंस खड़ी कर दी थी, 2 डकॉय एम्बुलेंस थी ताकि मीडिया की अटेंशन डाइवर्ट कर सकें, पब्लिक को पता न चले। ये छुप छुपा के रात के अंधेरे में करने की क्या ज़रूरत? नहीं, मुझे ये पता नहीं है कि नहीं, वो उस दिन तो लेके जाना ज़रूरी था। वो मीटिंग हमारी पूरी दिन भर 4 बजे तक मीटिंग चलती रही। कई लोगों के पास पासपोर्ट नहीं था, डॉक्टर लोगों के पास, उसके माँ बाप के पास पासपोर्ट नहीं था,
उसका वीज़ा नहीं था, ये सब करने में तो टाइम लगता है। देखिए ये खबर है, बुरकाज एंड डेकॉय एम्बुलेंसेज यूज्ड टू ट्रांसफर पेशेंट। I don't know. You see how we should believe, how much we should believe in all such things unless you see. I don't know. I was not present that time, but they must have seen. I don't think you see everything is correct. Let them inquire now. ये इंक्वायरी में आ जाएगा, लेकिन जो भावना थी हमारी भेज देने की, एक वो बच्ची बच जाए और हमारे सबके साथ रह जाए, ये भावना सरकार की थी। नहीं तो कितने मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, सब लोग ये कहते हैं कि मैं एक आपको बताना, यदि वो वही हॉस्पिटल में रह जाती और कल आप लोग हम बोलते कि सरकार ने ये भी प्रयास नहीं किया कि परदेश में भेजा या परदेश के कोई डॉक्टर भी नहीं मंगवाए, ये भी होता आरोप। सुशील जी, यही तो बात है ना, इसी से बचने के लिए लोग कहते हैं कि ऐसा इंप्रेशन ना क्रिएट हो जाए कि सरकार ने कुछ नहीं किया। जब उसकी हालत ख़राब थी, वो सिंक कर रही थी, उस समय उसको भेज दिया सिंगापुर, ताकि हमारे सिर पर ये बात ना पड़े। नहीं, हम पहले से हम सब बात के लिए तैयार ट्विटर थे। पर बहुत कोई सारे छुपाने लोगों ने की इसमें कोई छुपा, सरकार इसमें कोई ये करने के, हमारी गलती हो गई बोलेंगे हम, जहाँ गलती नहीं बोलेंगे, क्या छुपाना है उसमें। एक हमारी इतना अत्याचार हो गया उस बेचारे पर, और उसके लिए राजकारण क्यों करना है। मैं आपकी पूरी बात मान लेता हूं कि ये राजनीतिक कारण नहीं था, लेकिन उसको जो दाह संस्कार किया गया वो बिल्कुल रात के अंधेरे में, आधी रात में 3 बजे उसका शव आया और सुबह 5 बजे तक किसी को पता नहीं चला। नहीं, वो तो उसका संस्कार करना वगैरह उसके माता पिताजी पर है, किस वक्त करना है, क्या करना है। हमारे तो लोग खाली असिस्ट करते थे। आपको ये ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ छुपाने की कोशिश की गई? क्योंकि मुझे नहीं लगता, एक बार डेथ होने के बाद जहाँ भी उनको माता पिता को जहाँ भी करना है, ये तय हमने बोला था। उसके माता पिता के इच्छा के विरुद्ध, फैमिली के विरुद्ध आप कुछ मत न करिए, ऐसे इंस्ट्रक्शन मैंने दे दी थी। अगर कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है सुशील जी, तो जो सुषमा स्वराज कह रही हैं, मायावती जी कह रही हैं कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए इस सारी बात पर विचार करने के लिए, तो क्यों उससे पीछे भाग रहे हैं? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने से कोई बातें नहीं निकलती है। ऑल पार्टी का जो कहना है, मैं उसी के लिए ऑल पार्टीज़ को मैंने चिट्ठी लिखी, और जो भी इस बारे में एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट के बारे में कहना है, वो जस्टिस वर्मा के पास आप भेज दीजिए। इस तरह का निर्णय हमें ले लिया। जो हमने इतना इमीडिएट हमने जो निर्णय ले लिया, 2 कमीशन अपॉइंट की फास्ट ट्रैक के लिए, आपको पता होगा होम मिनिस्टर कभी नहीं जाते हैं, लेकिन मैं और शीला दीक्षित जी चीफ जस्टिस के पास चले गए दिल्ली के, और फास्ट ट्रैक के लिए हमने उनको विनती की कि ये केस में जल्द से जल्द करिए, और केवल ये केस में नहीं, अभी सब केस में आपको फास्ट ट्रैक लाना जरूरी है। इस तरह की बातें मैंने की वहाँ। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना ली, जस्टिस वर्मा का कमीशन बना दिया, आपने डीजीपीज़ की मीटिंग बुला दी, पार्टियों के नेताओं को चिट्ठियां लिख दी, लेकिन पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने से क्यों कतरा रहे हैं? नहीं, अभी तो सेशन खत्म हो गया है और फरवरी में सेशन होना है अभी। लेकिन ये विषय इतना, ये सवाल इतना बड़ा है। देखिए, आप सोचना चाहिए, पार्लियामेंट में अभी सेशन बुला लेते, सपोज कल बुला लेते, एक 8 दिन में सेशन बुला, चर्चा होगी, आखिर को रिकमेंडेशन जो करना है उसका ड्राफ्ट बनाना होता है, लॉ के सब पेपर्स करने होते हैं, और सब मेंबरों के हाथ देने होते, तभी लॉ पास होएगा। ये राजनीति, इस एक सब्जेक्ट लेके राजनीति करना भी ठीक नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होगी तो ऐसे चीज़ों पर कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुशील जी, इतने दिन किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब उस लड़की की सिंगापुर में डेथ हो गई, तो रात को जब शव पहुंचा, रात को 3 बजे एयरपोर्ट पर सोनिया गांधी जी भी मौजूद थी, प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। ये राजनीति नहीं है? नहीं, उनके दिल में उनकी जो एक भावना थी वो व्यक्त करने के लिए वो गए थे। राजनीति नहीं समझता हूँ इसमें, थोड़ी अभी कुछ हमारा इलेक्शन है। भावनाएं तो इन सारे नौजवानों की भी थी जो इंडिया गेट पर थे, जो जंतर मंतर पे थे, उनको भी इस बात का मौका देना चाहिए था कि वो लोग। देखिए, ऐसी बात नहीं होती है, वो भावना थी उनकी, चले गए, कोई भी जा सकता था, उसमें क्या। और जो दाह संस्कार हुआ उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद थी, बीजेपी के नेता मौजूद थे, लेकिन आम पब्लिक, जिसका वाकई में लोग कहते थे कि क्यों नहीं हम पब्लिक फ्यूनरल करते, क्यों नहीं जनता की भावनाओं को उसके अंदर व्यक्त होने देते।
अभी वो मुझे पता नहीं क्या एक्चुअल वहाँ हो गया, लेकिन वो हमने बोला था कि जो उनके माता पिता और फैमिली जैसे बोलेगी उस तरह करो बोल के। हमारी एक हेल्पलाइन नंबर चालू हुआ 181 पे लोगों ने कॉल्स किया। पता चला कि कॉल करने पे 1 मिनट तक म्यूजिक बज रहा है। फिर उसके बाद जब उन्होंने कॉल रिसीव करी तो उनसे पूछा गया कि आपकी क्वेरी क्या है। जब उन्होंने अपनी क्वेरी बताई तो उन्होंने बोला कि ये आपका पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। हमें जो ट्रेनिंग मिली है हमें इससे कुछ नहीं लेना देना, हमारी ट्रेनिंग ये नहीं है, हम आपको उतना ही प्रोवाइड करेंगे जितना हम ट्रेंड है, उसके अलावा ये पुलिस का काम है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बंदा ये डिसाइड करे कि पुलिस को बोले या ये डिसाइड करे कि 181 कॉल मिलाए, किससे बात करे। ये सवाल ठीक है, ये अनुभव उन्होंने बताया है, ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैं इसको कोऑर्डिनेशन के लिए करूंगा, लेकिन पुलिस हो या जिसने भी ये लाइन बताई है उन्होंने कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ये मैं आपके ओपिनियन के साथ हूं। आपकी अदालत में होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे पर इल्जाम है कि इनकी सरकार जवाबदेही से बचती है। सुशील जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप एक सीधे साधे आदमी हैं, भावुक हैं, बहुत नाजुक दिल वाले इंसान हैं, तो कोई सख्त फैसले आप नहीं लेंगे। इस केस में किसी के खिलाफ कोई एक्शन आपने लिया नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में नहीं थे, पुलिस कमिश्नर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हमने बड़ा अच्छा काम किया। शीला दीक्षित कह रही है कि मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। इतना बड़ा कांड हुआ, इतनी नाराजगी देश में है, कुछ तो एक्शन होना चाहिए था। देखिए, इसमें कोई किस भी बोले, किस तरह की बात करे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए, ये मुझे मान्य है। और ये जो भी कुछ हो गया है उसके अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए। मेरा एक ही कहना था, जब कोई घटना हो रही है उसमें और बाधा न आ जाए। पहले दिन यदि वो दिक्कतें नहीं आती, विजय चौक पे जब सब लोग गए थे, वो इंसिडेंट्स नहीं होता और आराम से जंतर मंतर पे एजिटेशन होते रहता, तो ये सवाल ही नहीं आता इसका। आप कह रहे हैं इसके लिए भी ये पब्लिक जिम्मेदार है कि एक्शन नहीं हुआ? नहीं, एक्शन देखिए, उसके लिए मैं हर लोग हम इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, इसी के लिए मैं शुरुआत से बोला। जनता ने, सरकार ने और जो भी इसमें सम्मिलित होते हैं सब लोगों ने कि किस मर्यादा तक हम जाना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति भवन का जहां वहां घुस जाने का कार्यक्रम था, ये ठीक नहीं लगता है ना, हमारे देश को नहीं। ठीक वो नहीं देखिए, लगता मैं सुशील जी, आपने 2-3 बार जिक्र किया और राष्ट्रपति भवन घुस जाने का। मैं आपको मैंने भी वो फुटेज देखी है, मैंने भी रिपोर्टर से बात की है। किसी का राष्ट्रपति भवन में घुस जाने का पर्पस नहीं था, वो लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे और ये लोग अनऑर्गेनाइज थे। ये ऐसे लोग नहीं थे जो एजिटेशन करते रहते, उन्हें कोई मर्यादाएं मालूम हो। सिर्फ वो अनजान बच्चियां थे, स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, इसलिए उनका गुस्सा इस तरह से दिखा। कुछ भी हो, लाठी मारने की जरूरत नहीं थी। नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ, नहीं वो अभी नहीं थी, मैं भी मानता हूँ बच्चों पर लाठी नहीं चलाना चाहिए, बट उस वक्त क्या हो गया, उनकी बातें में कान में गूंजती हैं। वो हाथ जोड़ के लड़कियां कह रही हैं कि प्लीज हमें मत मारो। नहीं, देख, एक फुटिंग वो बताने से मैं नहीं, एक वो फुटेज नहीं, मैं पूरी ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। वो देखिए, मुझे तो दोनों तरफ से देखना पड़ता है। एक मेरे ये सब बच्चे हैं उनके तरफ देखना पड़ता है, एक तरफ ये फोर्स देखना पड़ता है और एक तरफ सरकार की इमेज देखनी पड़ती है। और ये सभी हम नहीं देखेंगे तो मैं समझता हूं कि हम डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए काबिल नहीं है, नहीं तो डिक्टेटरशिप चलाया मैंने तो चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस फ्लैश पॉइंट एजिटेशन को, प्रोटेस्ट को हैंडल करने के लिए न सरकार तैयार थी, न पुलिस तैयार थी। हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। कौन से एजिटेशन के बारे में चिदम्बरम इसी एजिटेशन के बारे में उन्होंने कहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इसको कैसे हैंडल करे, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, फ्लैश एजिटेशन के उनसे तो मेरी कुछ बातें नहीं हो गई है, पता नहीं, उन्होंने उनका वैयक्तिक ओपिनियन होगा, मुझे मालूम नहीं। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि जो पुलिस है वो अगर राज्य सरकार के अंडर हो, क्योंकि जनता से वोट मांगने तो हम जाते हैं, दिल्ली की जनता की शिकायतें तो हमारे पास आती हैं और हम इतने हेल्पलेस हैं, हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि पुलिस हमारे अंडर नहीं है। वो तो अभी उन्होंने पब्लिकली मांग की है, मेरे पास तो 4 महीने में कभी मांग नहीं आई है। अभी उन्होंने मांग की है। वो तो 14 साल से मुख्यमंत्री हैं। नहीं, उसके पहले भी दूसरे मुख्यमंत्री थे, दूसरे पार्टी के थे,
कभी किसने मांग की है क्या, वो भी मैं मालूमात कर ले रहा हूँ। आप इस मांग पर विचार कर रहे हैं? नहीं, वो मालूमात कर ले रहा हूँ, विचार करना न करना भारत सरकार का काम है। और दूसरा सवाल उन्होंने ये रेज किया है कि वीआईपी सिक्योरिटी में कमी आनी चाहिए। इस देश की और खासतौर से दिल्ली की पुलिस तो जनता की सिक्योरिटी नहीं कर रही है, वीआईपी की सिक्योरिटी करने में लगी हुई है। 86 नहीं, ये भी बात समझ ले लें, दिल्ली का फोर्स है 86,000 पुलिस फोर्स है टोटल, उसमें से 6,700 या ऐसा कुछ 7-1,000 वीआईपी पर रखते हैं, और उसमें भी Z+ सिक्योरिटी के लिए 2,500 लोग हैं, और बाकी जो सिक्योरिटी के है वो हाई कोर्ट है, वाइटल इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी है, सुप्रीम कोर्ट है, और सभी दूसरे जो महत्वपूर्ण है उस पे जाते हैं। बट मैंने ये पूरी इंक्वायरी की, जब ये मालूम बातें आ गई जनता में, तो केवल 2,500 लोग Z+ के लोगों के लिए है 7,000 में से, और उसमें से भी 5,500 पुलिस ऐसे है कि जो दूसरे काम पे लगाए हैं, सिक्योरिटी पे नहीं है, ये मालूमात है। अच्छा, इतना सो तो आप मुझे बता दीजिए कि जब कोई वीआईपी सड़क पर गुजरता है तो 8,500 पुलिस वाले डंडा लेके उसकी सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। ये आपके पास फिगर कितनी है, कैसी करेक्ट है या मालूम नहीं, लेकिन ये बात सही है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी केवल प्रदेश के लोग आते हैं तभी करना ठीक है, हमारे जो होते हैं तो उसके लिए इतनी सिक्योरिटी नहीं रहनी चाहिए। इस ओपिनियन से मैं सहमत हूँ। जब रूट लगता है वीआईपी मूवमेंट का, 8,527 पुलिस वाले वहां पर मौजूद होते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति भवन में 968 पुलिसकर्मी हैं सिक्योरिटी करने के लिए। जब ये फिगर्स देखते हैं तो जनता के मन में सवाल आता है कि आम आदमी की सिक्योरिटी करने के लिए कोई है या नहीं है, या सिर्फ वीआईपी की सिक्योरिटी होगी इस देश में? नहीं, देखिए, मैंने बताया कि 86,000 में से सिक्योरिटी के लिए कितना है हिस्सा, ये भी देखना चाहिए। और जिस तरह से मैंने बताया कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए तो 2,500 है, बाकी बिल्डिंग वगैरह सिक्योरिटी करने के लिए होते हैं। क्या कोई इस घटना के बाद में जिस तरह से देश में आक्रोश दिखा, कोई वीआईपी ऐसा है जिसने आपसे ये कहा हो कि होम मिनिस्टर साहब, मैं जनता की मांग का समर्थन करता हूं, मेरी सिक्योरिटी वापस ले लीजिए? ऐसे 1-2 केसेस है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर और सोनिया गांधी जी ने दोनों ने भी मुझे कहा है 3 दिन पहले कि ये सिक्योरिटी कम करिए, और जैसे मुझे ये सब मालूमात हो गया तो मैंने मेरे सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को मैंने सूचना दी है कि वो कमेटी होती है उनकी, तो वो कमेटी में आप ये कम करने का सब प्रपोजल लाइए बोला है मैंने, और जल्द कम हो जाएगी। अब कमेटी बनाना बंद कर दीजिए, आप काम नहीं, करना वो कमेटी है। नहीं, सुनिए, ये कमेटी पहले से है, आज की नहीं। किसको सिक्योरिटी देना है और किसको न देना है ये भी देखती है। परमानेंट कमेटी है, कोई नई कमेटी मैं नहीं लगाऊंगा। आपने काले पर्दे, काले शीशे और बसों से पर्दे हटवाए तब जब बस में रेप हो गया। आपने वुमेन जो पुलिसकर्मी है उनकी भर्ती की बात करी तब ये जब इंसिडेंट हुआ और दिल्ली में इतना बवाल हुआ और पूरे देश में ये बवाल फैला। आपने अभी वो पीसीआर वैन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एक स्टेप उठाया वो तब जब उस लड़के ने टीवी वालों को अपना स्टेटमेंट दे दिया कि 1 घंटे तक 3 पीसीआर वैन वाले आपस में ये डिस्कस कर रहे थे, ये सारी चीज़ें। तो अब इससे महिलाएं क्या समझें कि फिर कोई घटना हो जाएगी उनके साथ, तब कुछ सरकार उन पे वो करेगी। देखिए, इस रेप के बारे में जो भी हमने करेक्टिव एक्शन लेना है वो ले लिए थे, और दूसरे अभी और हमने इस पर डिस्कशन इसलिए किया कि पूरे देश के सब चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज को बुलाया और उनसे ये चर्चा की कि आगे ऐसा न हो जाए बोल के उनके सब सूचनाएं नहीं। उनका सवाल ये है कि इस तरह के केसेस तो पहले भी हुए हैं। नहीं, लेकिन जब इतनी जागृति आ गई तो अभी हो गई। मैंने बोला
मैं तो 4 महीने में पूछा, सब बर्डन मैं नहीं रिप्लाई दे सकता हूँ। तो इसके लिए तो हमको उन सब नौजवानों का शुक्रगुजार होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, जो सड़कों पर उतरे और उन्होंने ये जगाया लोगों को। हम हैं, हम तो शुरुआत से बोल रहा हूँ कि जो उनकी भावना है वही सरकार की भावना है, जो ठीक हो गया है। मैं कुछ, मेरा दुमत नहीं उस पर, लेकिन ये मैं भी सहमत हूँ। जिन्होंने जगाने का काम किया, उन पर जिन्होंने आंसू गैस फेंकी, जिन्होंने उन पर वाटर कैनन चलाए, जिन्होंने उन पर लाठी चलाई, उनका भी तो कुछ इलाज होना चाहिए। मैंने मान्य किया है, वो जो कदम उठाया तो जागृति आ गई उसमें, तो और कुछ काम हो गया। लेकिन ये भी देखना होगा, हम सब नागरिक है। जनता, हमारे स्टूडेंट के नाम से कोई हुलीगन्स अंदर आ जाए और किसी ने कुछ पॉलिटिकल हिसाब चुकता करने का देखे, तो वो भी नहीं चलाना चाहिए। आप तो सुशील जी पुलिस में रहे हैं, आपने वकालत भी की है, राजनीति में आपने देखा है। क्या पुलिस की ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती कि वो पहचान सके कि होलीगन कौन है और स्टूडेंट कौन है? तस्वीरें देख के हम पहचान लेते हैं। क्राउड में बहुत दिक्कत होता है। सुशील कुमार शिंदे भी वो क्राउड में रहेगा, ऐसा बैठेगा तो लाठी इधर से चलती है, वो भी मार खाएगा, वो भी नहीं छूटता। ये बच्चे अभी सब लोग इतने बैठे हैं, कितना अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। ये यदि नीचे उतर के मुझे दे दो करेंगे तो डिस्टरबेंस हो सकता है, तो फिर काम ठीक नहीं होगा, आपका कोर्ट ठीक नहीं चलेगा। ये भी देख, इसी के लिए। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि चाहे कोर्ट ठीक चले ना चले, ये लोग आकर मुझे भी मारें, लेकिन मैं कभी लाठी इन पर नहीं चलने दूंगा। ये तो नहीं, देखिए सवाल ऐसा है, ये साहब है, प्रोसिक्यूटर साहब है, और ये न्यायालय है, वहाँ बैठे हुए उनका अधिकार होता है, ना इनका होता है ना मेरा होता है, उनका अधिकार होता है। लाठी चलाने का अधिकार वो दे सकते हैं, आप ना आप दे सकते ना मैं। आपकी अदालत में आज हमने सवाल उठाए 16 दिसंबर की काली रात को दिल्ली में हुए बर्बर बलात्कार और हत्याकांड पर। वो घटना इतनी क्रूर थी, उसने देश की जनता को जगाया, देश की जनता का गुस्सा हमने भारत सरकार के गृह मंत्री के सामने रखने की कोशिश की। हमने उनसे इस केस से जुड़े हर पहलू पर सवाल पूछे। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज सुधीर तैलंग के फैसले का। सुशील कुमार शिंदे जी, इस लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि आप एक पुलिस के छोटे से पद सब इंस्पेक्टर से शुरू करके आज भारत के गृह मंत्री बन चुके हैं। इसी लोकतंत्र का चमत्कार है कि आपको इस कटघरे में बिठा करके हम लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं। रजत जी ने सवाल पूछे हैं, जनता ने सवाल पूछे हैं। आप जिस कुर्सी पे इस वक्त बैठे हुए हैं, आपको याद होगा कि ये वही कुर्सी है जिस पे किसी वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे। इतिहास ने आपको एक ऐसा मौका दिया है जिसमें आप जात पात, राजनीति और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हिंदुस्तान के लोग आपकी तरफ नजरें बिछाए हुए बैठे हुए हैं, आपकी तरफ आशा की निगाह से देख रहे हैं। ये अदालत आपको ये निर्देश देती है कि अगले 3 महीने में समयबद्ध तरीके से आपका मंत्रालय न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था को इस तरह से दुरुस्त करे कि भारत की हर महिला, हर लड़की, हर नागरिक चाहे जिस समय रात में, दिन में खुलेआम बाहर घूम सके, बिना डर के, बिना भय के। और इस अदालत से अधिक फास्ट ट्रैक अदालत कोई नहीं हो सकती। इससे प्रेरणा लेकर आप जाएं और होम मिनिस्ट्री को एक फास्ट ट्रैक होम मिनिस्ट्री बनाएं। आप एक लोकप्रिय नेता हैं, आप ग्रास रूट्स के नेता हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो जरूर इसे मान्य करूंगा, और मान्य इसके लिए करूंगा कि हम भारत में एक अच्छा सरकार देने का प्रयास करेंगे और होम मिनिस्ट्री में से एक अच्छे तरह से काम करके देश को विश्वास दिलाएंगे। यही मैं विश्वास यहाँ दूंगा। महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई, मुझे लगता है कि सिर्फ होम मिनिस्टर नहीं लड़ सकते, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं लड़ सकते, कोई सरकार नहीं लड़ सकती। ये लड़ाई देश की जनता को, आपको और हमको मिलकर लड़नी है। और मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूँ कि महिलाओं के सम्मान की, सुरक्षा की इस लड़ाई को इंडिया टीवी आपके साथ मिलकर अंजाम तक ले जाएगा। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।